आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज से पार्लियामेंट के बजट सेशन का आगाज हो गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सरकार की हुसूलियाबियों का जिक्र किया। कल पार्लियामेंट में सरकार उबूरी बजट पेश करेगी। यह उबूरी बजट 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किया जा रहा है। ऐसे में इस बजट में आवाम के लिए लुभावने वादे किए जा सकते हैं। उबूरी बजट में मिडिल क्लास और किसानों के लिए बड़े ऐलान की तवक्को है। नौजवान, बुजुर्ग, सैलरी क्लास, कारोबारी सभी को उबूरी बजट से काफी उम्मीदें हैं। यह उबूरी बजट सरकार के लिए क्या वाकई बड़े इम्तिहान जैसा है, यह देखना अहम होगा और वजीर खजाना के पिटारे से आवाम के लिए क्या कुछ खास निकलता है, यह भी देखना बहुत अहम होगा। इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कल पार्लियामेंट में मोदी सरकार अपने इक़्तिदार का आखिरी और उबूरी बजट पेश करेगी। उबूरी बजट में वजीर खजाना के सामने कई चैलेंजेस होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज यह होगा कि हुकूमत मौजूदा माली साल में अपने माली खसारे को कंट्रोल में करने का हदफ हासिल कर ले। गुज़िश्ता साल 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए अरुण जेटली ने साल 2018-19 के लिए माली खसारे का हदफ 6,24,276 करोड़ यानी जीडीपी का 3.3% तक हासिल करने का हदफ रखा था। माली खसारा सरकार की आमदनी और अखराजात के दरमियान का फर्क होता है। मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर जमहूरिया ने सरकार की हुसूलियाबियों का जिक्र किया। अन्याय को समाप्त करने की संवेदनशील सोच के साथ मेरी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए कानून व्यवस्था में समुचित परिवर्तन का प्रयास किया है। नागरिकता संशोधन विधेयक के द्वारा उन पीड़ितों को भारत की नागरिकता प्राप्त होने का मार्ग आसान होगा जो प्रताड़ना के कारण पलायन करके भारत आने पर मजबूर हुए हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, बल्कि वे परिस्थितियों का शिकार हुए हैं। किसी नाबालिग के साथ बलात्कार करने की जघन्य अपराध की सजा के लिए सरकार ने अपराधी को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया है। हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की जिंदगी से मुक्ति दिलाने तथा उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु मेरी सरकार 3 तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना सामाजिक न्याय के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से अपने झूठे दावों की विश्वसनीयता बनाने का प्रयास किया। 2014 के पहले अभिभाषण में और उसके बाद निरंतर 4 बरस तक जो अभिभाषण आए थे, उसमें जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। ना तो इस देश के अंदर जो कौशल विकास का वायदा किया गया था वो पूरा हुआ। उबूरी बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये उबूरी बजट 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किया जा रहा है। ऐसे में इस बजट में आवाम के लिए लुभावने वादे किए जा सकते हैं। उबूरी बजट में मिडिल क्लास और किसानों के लिए बड़े ऐलान की तवक्को की जा रही है। नौजवान, बुजुर्ग, सैलरी क्लास, कारोबारी सभी को उबूरी बजट से काफी उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स में छूट को लेकर सरकार कोई ऐलान करेगी, इसकी उम्मीद कम ही है। अब देखना यह अहम होगा कि वजीर खजाना के पिटारे से आवाम के लिए क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि कल के उबूरी बजट पर सबकी निगाहें हैं कि आखिर वजीर खजाना के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा। लोगों को उम्मीदें हैं कि क्योंकि चुनाव से पहले का ये बजट है, ऐसे में हो सकता है सरकार की तरफ से, वजारत खजाना की तरफ से कुछ लुभावने वादे भी किए जाएं और आम आदमियों की झोली में कुछ आए। इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। मेरे साथ नवीन कुमार जो कि स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमीर हैदर जैदी साहब लीडर हैं सीपीआई के। आबिद रसूल खान साहब हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, आप टीआरएस लीडर हैं। संजय तटकरे तर्जुमान हैं एनसीपी के, आप भी मेरे साथ जुड़े। और कुछ देर में कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुलेमान मोहम्मद खान मेरे साथ जुड़ जाएंगे और विजय सरदाना इकोनॉमिस्ट हैं,
वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। उनसे भी कल के बजट के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले नवीन कुमार जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि विजय सरदाना के आने में देरी है, वो इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे ही हम हालांकि शुरुआत करते हैं। लेकिन नवीन कुमार जी, अब कल के बजट को कैसे देखा जाए? सरकार क्या वजीर खजाना फिनांस मिनिस्ट्री की तरफ से क्या वाकई में आम लोगों की झोली में बहुत कुछ आने वाला है? किस तरह का बजट होगा कल का? अबू भाई, ये तो सरकार बताएगी। पार्लियामेंट सेशन जो जब इस समय चल रहा हो उस समय बाहर बोलना ये संवैधानिक तौर पर सही नहीं माना जाता। सही। बट अब तक की सरकार ने 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से गरीबों के लिए काम किया है, आपने देखा होगा, चाहे आयुष्मान योजना की आपने बात करी, अभी 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जिसका लाभ होना है, ऐसे जनधन अकाउंट खोलने का है, शौचालय बनाने का है, 9 करोड़ से ज़्यादा इस देश के अंदर 21 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बीमा की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना देने की बात करी हो। ग्रामीण आवास योजना से पिछले 5 वर्षों में जब यूपी की सरकार थी तब 35,000 मकान दिए गए थे, बने थे, लेकिन इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 1 करोड़ 30 लाख लोगों को दे दिया, अलॉट कर दिया, बाकी पे काम चल रहा है। यही कि और हर 3 लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज, एम्स बनाने का काम लगातार प्रक्रिया में 47 इस समय चल रहे हैं, ऑन प्रोसेस हैं, बाकी और बनने हैं। हर 4.5 साल में नवीन कुमार जी, 4.5 साल में इस सरकार ने रोजगार कितना दिया? हाँ, मैं वो भी बता देता हूँ। हमारी सरकार ने देश के अंदर सरकारी नौकरियों से रोजगार केवल उपलब्ध हो, इससे ज्यादा लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है। 17 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन से जो रोजगार दिया है उसमें 73% महिलाएं हैं और महिलाओं को रोजगार उससे बढ़ा है। इस देश के अंदर रोजगार व्याप्त हुए हैं, रोजगार के अवसर खुले हैं और देश में लगातार इन्वेस्टमेंट पहले से अधिक बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से स्वाभाविक तौर पर जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, तो नौकरियां तो बढ़ती हैं। इस देश में जितना विकास हुआ है, सड़कों के माध्यम से लीजिए, नए प्लेटफॉर्म से लीजिए, या नए एयरपोर्ट बने हों, या फिर जो टूरिज्म के रास्ते बने हों, उन सब जगह पर रोजगार सृजन हुआ है। इस देश के अंदर सरकार ने निष्कलंक रूप से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम कर रही है। नवीन जी, रोजगार को लेकर शायद जो रिपोर्ट एनएसओ की आई है, शायद वो रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी है। 2017-2018 में सबसे ज्यादा मैंने वो रिपोर्ट जी नहीं, तो उसका भी जिक्र करते चलिए, उसका भी जिक्र कर दीजिए आप साथ में। मैं उसका भी जिक्र कर देता हूं, उसका भी जिक्र कर देता हूं। सरकार ने पहली बार एक ऐसे ही संस्था बनाई है जो कि इस प्रकार का अवलोकन करे कि देश में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग स्वावलंबी रोजगार कर रहे हैं और कितने लोग सरकारी रोजगार पा रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आप तुलना तो तब करेंगे जब आपके पास पहले का आंकड़ा हो। इससे पहले किस सरकार ने बनाया? ये पहली बार उसका आकलन किया जा रहा है और अभी तक उसके पैरामीटर पूरे नहीं बने। और उसी को लेकर के, क्योंकि मैंने कहा ना, लोगों के कानों में जहर घोलने का काम कांग्रेस कर ही रही है और इसको लेकर के उन्होंने भ्रम पैदा करना शुरू कर दिया। मुझे बताइए नवीन जी, मैं ये सवाल सुलेमान मेरे साथ जुड़ गए, मैं उनके पास जाऊंगा और ये सवाल जरूर उनसे पूछा जाएगा। लेकिन 2014 के चुनाव में मोदी जी क्या कहते थे कि अगर उनकी सरकार आती है, वो सत्ता में आते हैं, तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। कहां है वो वादा? मैं वही कहना चाहता हूं भाई, आपने मेरी बात बीच में रोक दी क्योंकि आपने कहा था पूरा बता दो। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं पूरा बता देता हूं। मोदी जी ने जो कहा, हालांकि मैनिफेस्टो निकाल कर देखिए उसमें नहीं है, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पिछले 10 साल भी था, इससे पहले भी था कि 1 करोड़ लोगों को, यूपीए के मैनिफेस्टो में कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जहां कांग्रेस और उसके समर्थित दलों की सरकारें हैं आज भी राज्यों में, राज्य सरकारों में वायदा किया 10 लाख रोजगार हर महीने देंगे। मुझे बताइए किस जगह जाकर के दिए? सरकार ने 17 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मुद्रा लोन से देकर के बनाया है। और जो केंद्र की योजना है, मैं वो कह रहा हूं कि कांग्रेस और उनके समर्थित दलों की जहां सरकारें हैं उन्होंने लागू नहीं करी। लागू ना करने से वहां तो लोगों को फायदा नहीं हुआ ना। इसके कारण लोग कहेंगे जी हमको तो फायदा नहीं हो रहा, सरकार योजना कर रही है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन ये लोग
और अपने राज्य में वो सरकार योजनाएं लागू सुलेमान मोहम्मद खान साहब भी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए। सुलेमान साहब, आपका भी न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल करते हैं। आप नवीन जी को लगातार सुन रहे थे। नवीन जी से मेरी बात यही हो रही थी कि कल आपका अंतरिम बजट आने वाला है, उबूरी बजट आने वाला है। उससे पहले जो रिपोर्ट आई है बेरोजगारी को लेकर, 45 सालों में सबसे बुरी हालत रोजगार को लेकर है, जिस पर नवीन जी ने कहा कि इसके लिए उससे पहले की सरकारें जिम्मेदार हैं, यानी सीधे सीधे कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाया उन्होंने। नहीं, आबू भाई सुने मेरा करेक्ट कर लीजिए, मेरे समूह में शब्द मत डालिए। मैंने ये कहा है कि आज से पहले इस प्रकार से बेरोजगारी का आकलन नहीं किया गया। ठीक, ये मैंने कहा। ठीक है, और सुन लीजिए, और बेरोजगारी इनके समय में बढ़ी है, बात सही है। ठीक है, ठीक है, नहीं, इसका जवाब दे रहे हैं सुलेमान साहब, जवाब दे रहे हैं जी। देखिए, ये इदारा जो कायम किया गया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ये कांग्रेस पार्टी ने 2006 में ये फोर्स में आया था, 2005 में कायम हुआ था और जुलाई 2006 से इसने काम करना शुरू किया था। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का एक बहुत अहम फंक्शन ये है कि वो जो डेटा कलेक्शन करे पूरे मुल्क से और उसके बाद वो रिलीज करे, वो बहुत ही जेन्युइन होना चाहिए और मुल्क की आवाम का उस पर भरोसा होना चाहिए, और जो आज तक था भी। अब जैसे कि हमने परसों देखा कि दो जो नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स थे, इंडिपेंडेंट मेंबर्स थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन से, जो सारा डेटा देती है एम्प्लॉयमेंट का और जीडीपी ग्रोथ रेट का। सुनने में यह आया है कि नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएसओ की जो रिपोर्ट आई है, वो उसमें ऐसी फिगर्स थी डेटा कलेक्शन के बाद जिसमें सरकार की पोल खुल गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा 10 करोड़ नौकरी दूंगा। वो जो रिपोर्ट है वो मुझे लगता है कि बिलो 10% से भी कम है। मुझे नहीं मालूम कि कितनी है, लेकिन जो अखबारों के हवाले से आ रहा है कि 45 साल में सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट भारत में कायम हुआ है और नौकरियां बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, दो तरह से सरकार इससे परेशान है। एक तो ये इलेक्शन ईयर है, तो ये चाहते नहीं वो रिपोर्ट रिलीज हो, उन पे दबाव बनाया गया मेंबर्स पे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और वो नेशनल स्टैटिस्टिकल काउंसिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसको भी इन्होंने मार दिया, खत्म कर दिया, ऐसे एक एक करके सारे इदारे खत्म किए। दूसरा रीजन ये है कि क्यों नहीं करना चाहते कि इन्होंने अभी कहा 10% रिजर्वेशन देंगे जॉब्स में भी, जब जॉब्स इन्होंने कायम ही नहीं करी जो वादा किया था, तो देंगे कहां से? तो वो 10% भी जुमला साबित होगा। जहां तक ये बात है कि पैरामीटर्स नहीं थे, तो अगर पैरामीटर्स नहीं थे नवीन जी, तो 5 साल आपको सरकार में हो गए आपको सरकार जाने से 2 महीने पहले ही याद आया कि पैरामीटर्स पूरे नहीं थे नेशनल स्टैटिस्टिकल काउंसिल के। ये तो बड़ी अजीब बात है। दूसरी बात, आप कहते हैं सारे सॉरी हुरैरा, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। नहीं, ठीक है सुलेमान जी, अगर आप कहते हैं कि आंकड़े जो आपने सरकार ने पेश किए हैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, मुझे कहनी है, मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत अफसोस की बात है कि सरकार ने ऐसे आंकड़े पेश कराए सदर से भारत के, मुझे ये बता दीजिए, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। सरकार इतनी डेस्परेट है कि गलत आंकड़े पेश कर रही है। जीडीपी ग्रोथ रेट ऑल टाइम लो हो गया, एम्प्लॉयमेंट आपने, और जहां तक नवीन जी सुनिए, आज हम बहस नहीं करेंगे, बहुत हमारे अंदर गले में हमारे खराश है, मेरी बात सुनिए, फिर आप कहिएगा। जहां तक कांग्रेस की आप बात करते हैं, नवीन जी, मैं आ रहा हूं, सरकार थी, पूरे देश में भाजपा थी, 21 स्टेट्स में भाजपा थी, भाजपा ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। आज कहते हैं कांग्रेस नहीं थी भाई। नवीन जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। 21 राज्यों में आप थे, कांग्रेस तो 3 स्टेट्स में अब आई है, बची हुई 2 स्टेट्स में थी। मुझे केवल इतना सा पूछ दीजिए सुलेमान भाई, ये बता दे 2005 में आपने बनाया था, 2014 तक आपने कोई एक रिपोर्ट पेश की है? वो रिपोर्ट साझा नहीं कर सकते आप? ये केवल लफाजी? सारी रिपोर्ट्स आई, जाके मालूमात लाइए। हर बार नई लफाजी, हर बार रिपोर्ट आई, लेबर मिनिस्ट्री की आई, एनएससी की आई। फिर झूठ बोलते हैं, ये अभी भी आप लफाजी कर रहे हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं, पहले भी झूठ बोल रहे थे। अरे कहां रिपोर्ट बताइए ना, इस देश के हम मोदी बात पूरी हो गई, आप लोगों की बात पूरी हो गई। चौकीदार चोर है, ये बात है। ठीक है, देखिए, बेरोजगारी के लिए या रोजगार मुल्क में नहीं, इसके लिए दोनों लोग जिम्मेदार हैं। मैं मेरे साथ विजय सरदाना जी, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर माशियात हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। विजय सरदाना जी, आपका भी बहुत वेलकम, बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। अमीर हैदर जैदी साहब,
इससे पहले कि हम कल के अंतरिम बजट पर जाएं, जो रिपोर्ट आई है एनएसओसी की रिपोर्ट, उसे कैसे देखते हैं? बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है कि पिछले 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं आई जितनी 2017 और 18 में हुई। किसी रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। पहले तो यह है कि इस बजट में जो आएगा वो मैं आज ही बता देता हूँ, वो घोषणाओं से अधिक कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बजट में जो इन्हें टाइम ही नहीं होगा जो ये घोषणाएं करेंगे क्या, ताकि उन्हें धरातल पर उतार सके, क्योंकि सरकार के कार्यकाल बचा ही नहीं है। अब घोषणाएं करने के लिए इन्हें थोड़ा सा समय है, लेकिन सवाल यहां ये बन जाता है, मैं तो कुछ और पूछना चाहता हूं कि जो कल अंतरिम बजट पेश होगा वो कौन से सदन में होगा, क्योंकि ये इस सदन को तो मानते नहीं जिस सदन में बजट पेश करने जा रहे हैं। वीएचपी जिस सदन को मानती है, धर्म संसद, उस सदन में पेश होगा, उसमें फैसला होगा क्या क्या होना है। या शंकराचार्य स्वरूपानंद जो सदन पेश कर रहे हैं उस सदन में पेश होगा, वहां के फैसले हिंदुस्तान की सरकार मानेगी। मसला ये बन जाता है अंतरिम बजट कौन से सदन में पेश होगा, क्योंकि हम तो कंफ्यूज है किस सदन का फैसला हिंदुस्तान मानता है और किस सदन का नहीं मानता, जिनको जानकारी होती किस। देखो सुन लीजिए, ये बीच में ना बोले, इन्हें बीमारी है बोलने की। मैं तो ये जानना चाहता हूं किस सदन में बजट पेश होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरे साल जिस सदन के फैसले देश में सुने हैं, जिस सदन के फैसले देश मानना है, सुनना है, जहां अमल में लाए जा रहे हैं, वो सदन तो कोई और है। वो सदन के फैसले होंगे या कहूं चलो ये तो एक अलग चीज हटे। दूसरे ये है कि अब बजट पेश करने का समय चला गया। अब तो घर के मालिकान चौकीदार से ये हिसाब लेंगे जो उन्हें घर का चौकीदारा देते हुए कहा गया था, देश का चौकीदारा देते हुए उनसे ये उन्होंने वायदे किए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब तो उसका हिसाब देने का समय आ गया है। अब तो वो समय आ गया है कि वो काला धन जो लाने की बात की थी उसकी बात आ गई है। अरे 10 लाख रोजगार हर महीने दिए थे आपने और आपके किसानों की आमदनी दुगने की बात, कौन से राज्य में दिए आपने? उन सबका हिसाब लेने का समय आ गया। 5 साल में 50 अब इन घोषणाओं से कुछ नहीं होने जा रहा। अब ये कहने लगे कि किसानों को हम ये देने जा रहे हैं, तो 4 महीने में कहां से ही अमल में लाएंगे? कल ये घोषणा करेंगे बेरोजगारों को हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन वो अमल में जाहिर सी बात है कि पिछले 4 सालों में क्या किया है। 2019 के चुनाव में एक तरह से सरकार को हिसाब तो देना होगा। संजय जी, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं और जब भी महाराष्ट्र की बात होती है तो किसानों का बहुत बड़ा इशू, किसानों का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट महाराष्ट्र में हुआ। अब जब अंतरिम बजट आने वाला है तो इस बजट को किसानों को लेकर किस तरह से देखते हैं संजय जी? बजट के अंदर जनता की गर्दन काटने का काम ये सरकारें करती चली आई हैं। संजय तटकरे जी, साल के आखिर का बजट होता है। अरे मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कर्नाटका में भाई साहब जरा हमें भी बात करने दीजिए। नवीन जी जरा हमें भी बात करने दीजिए। नहीं होने जा रहा वो आमिर हैदर जैदी साहब, मुझको मत कहिए। ठीक है नवीन जी, मैं फिर आप जवाब दे दीजिएगा हैदर जी का, लेकिन ठीक है संजय जी। मैं तो आप अरे भाई बात करने दीजिए। संजय जी चाहता हूँ ये देश कौन से सदन के अंदर बजट पेश करेगा? ये पूरी भाजपा की सरकार है जो 5 साल चल रही है। ये झूठ और फरेब की सरकार है। ये देश की जनता की ये जो सरकार मोदी जी की चल रही है। जी संजय जी। अरे भैया मैं बात करूं? बिल्कुल संजय जी। ये 5 साल से मोदी जी की सरकार जो चल रही है वो झूठ और फरेब की सरकार चल रही है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब जो एनएसएसओ का जो रिपोर्ट आया है उसमें पता चल रहा है कि नौकरियां कम हो गई। मोदी जी करोड़ों में बात करते हैं, कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और अमिताभ कांत और राजीव सिन्हा। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है संजय जी, कंटिन्यू कीजिए आप। ये मिलियन में बात करेंगे तो देश की आवाम करोड़ों में बात करती है, हजारों में बात करती है, लाखों में बात करती है, और इनके अधिकारी मिलियन में बात करते हैं। इससे पता चलता है कि इनके अधिकारी और इनकी जो गवर्नमेंट है इससे लोगों से कुछ लेना देना बचा नहीं है। आप उज्ज्वला योजना लीजिए, आप जीडीपी का डाटा लीजिए, आप आरबीआई में कितना पैसा वापस आया,
इनके पास कुछ भी डाटा नहीं है, इनके पास डाटा नहीं है, डाटा छुपा रहे हैं और ये कहते हैं कि हम प्लानिंग करेंगे। अगर डाटा ही नहीं है तो प्लान कहां से कर रहे हैं? क्या सब मिलकर के लफाजी करते हैं आप सब लोग भाई? अरे भाई डाटा तुम्हारा, आप डाटा नहीं बना सकते। 4.5 सालों में जो सुनना तो पड़ेगा, तो ईमानदारी से डाटा नहीं दे सकते तो देश क्या चलाएंगे? ठीक है, आबिद रसूल खान साहब, एक बार फिर बजट एक बार फिर से आने वाला है और ये सरकार का आखिरी बजट है 2019 से पहले, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि आप साउथ से आते हैं। साउथ की सरकारों को, जो भी सरकारें होती हैं, उन्हें सरकार से बहुत सी शिकायतें रहती हैं। कल के बजट को किस तरह से देख रहे हैं? लाइट बंद हो गई थी बीच में। जी देखिए अबू साहब, जैसा मेरे से पहले जो बात किए हैं उन्होंने बताए थे कि यह बजट कोई खास तौर पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक कुछ अनाउंसमेंट के लिए बनाया जाएगा। मैं ये बात को मानता हूं। और दूसरी बात यह है कि गुज़िश्ता 5 साल में डीमोनेटाइजेशन और आपके जो जीएसटी लाकर जो लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियों पे जो नुकसान पहुंचाया है, इकोनॉमी को जो एक नुकसान पहुंचाया है, मैं समझता हूं कि यह नुकसान 15-20 साल लगेंगे हुकूमत को वापस सही रास्ते पे लाने से। दूसरी बात जो बहुत अहम है, 70 साल जो हमारे मुल्क इंडिपेंडेंट होकर हुआ है, इसमें 60 साल तक कांग्रेस की हुकूमत रही है, 10 साल बीजेपी की रही है। तो ये 70 साल में माइनॉरिटीज, क्रिश्चियंस, दलित्स पीछे से पीछे होते हुए ये पोजीशन में आ गए हैं कि आज भूखे मर रहे हैं, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, ना उनको फाइनेंशियल सपोर्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट माइनॉरिटीज के लिए दिया गया 4000 करोड़ दिया गया, और तेलंगाना स्टेट जो एक छोटा सा स्टेट है, हम 2500 करोड़ रुपए हमारा बजट दिए। तो ये सब चीज ये बताते हैं कि इनके इरादे ये नहीं है कि गरीब। देखिए आप बात मत कीजिए, मैं बीच में नहीं बात किया आपके, आप बात करिए। अगर आप बात मत करिए और मुझे मौका दीजिए, मैं बिल्कुल संजीदगी से समझाना चाह रहा हूं जो हो रहा है। देखिए नवीन जी, आबिद रसूल खान साहब जो इशू उठा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन चला रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं। नवीन कुमार जी, आबिद रसूल खान साहब जो इशू उठा रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए, अक़लियतों के लिए आखिर सरकार ने क्या किया? जो बजट दिया है वो तेलंगाना सरकार से बहुत ज्यादा नहीं है। अबू साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि गुज़िश्ता आप हमारी हुकूमत के, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर मान लीजिए, तो आप खामोश तो बैठो यार, सुनो तो सही। आप हर एक के बीच में बात कर रहे हैं, अब जब वो सच्चाई बता रहे हैं, आप आ जाना था चैनल के ऊपर, दूसरों को लाना ही नहीं था। आप ठीक है, आबिद साहब जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। आबिद साहब बात पूरी कर लीजिए। नवीन जी दूसरों को बात करने 2 मिनट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो सरकार ईमानदार होती है, जो सरकार काम करना चाहती है, उसके लिए उसका ट्रैक रिकॉर्ड ही बताता है कि किस तरीके का काम करे हैं। ये बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार सिर्फ मुल्क को बर्बाद कर दिए हैं, मुसलमानों को, दलितों को, क्रिश्चियंस को बिल्कुल ये पोजीशन में ला दिए हैं कि आज हर रिपोर्ट ये बता रही है कि वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है और एग्रीकल्चर तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आज तेलंगाना में हमारे जो प्रोग्राम्स है, पूरी दुनिया में इसको माना जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इसको इंप्लीमेंट करने जा रही है आने वाले दिनों में, उड़ीसा गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करी है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हुकूमत अगर अच्छी हो और हुकूमत में काम करने वाले ईमानदार हो तो लोगों का फायदा पहुंचता है। बदनिस्बत ये झूठ के ऊपर जिनका बुनियाद है वो झूठ सारोखत झूठी हो सकता है। ठीक है, मैं विजय सरदाना जी, अभी तक तो आप सारे पॉलिटिशियन को सुन रहे थे, वो अपनी अपनी तारीफ एक तरह से हुसूलियाबियां गिनवा रहे थे। विजय सरदाना जी, अगर सियासत से हटकर कल के अंतरिम बजट को हम देखते हैं तो आम हिंदुस्तानियों के लिए, आम लोगों के लिए क्या वाकई में कुछ खास हो सकता है इस बजट में चुनाव से पहले? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो बजट है वो देश की बैलेंस शीट है। बिल्कुल, उसमें एक तरफ आपके खर्चे हैं और दूसरी तरफ आपकी आमदनी है। हम सब यहां मिलकर खर्चों की बात कर रहे हैं कि कहां खर्चा होना चाहिए और मुझे कितना मिलना चाहिए। सही। लेकिन इसकी कोई बात नहीं कर रहा है कि देश की आमदनी कहां से आएगी, जो खर्चे की आप उम्मीद कर रहे हो उसकी भरपाई करेगा कौन? अगर आप इसकी बात नहीं करोगे और फिर कहोगे ये जुमलाबाजी है या ये झोंकलेबाजी है या इस तरह की घोषणाएं हैं, निश्चित रूप से वो घोषणाएं ही रहेंगी, क्योंकि आप में से कोई भी इस बात की चिंता नहीं कर रहा कि देश के रिसोर्सेज कहां से आएंगे। क्या इस देश का राजनीतिक जितना तंत्र है वो क्या सिर्फ अपने
लूट में है या देश के बढ़ावे के लिए भी कुछ सोचेगा? तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज इस बात का जवाब नहीं देती, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कि देश की आमदनी कैसे बढ़ाएं, तब तक इस देश में ना माइनॉरिटी का भला होने वाला सरदाना जी, मेजॉरिटी का, इसके लिए मोदी सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी जैसा बड़ा कदम उठाया, लेकिन लग रहा है वही फेल हुआ। अब आपने मेरे को पूरी बात नहीं करने दी, आप गलत पॉइंट को गलत जगह जोड़ रहे हैं। यहां पे जीएसटी और उसकी बात नहीं है, देश में चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, बात देश के पैसे की है। अगर आप ये कहना चाहते हो कि डिमोनेटाइजेशन से, मैं वही कह रहा हूं, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन से देश का पैसा बाहर चला गया, तो ये बात गलत है। कुल मिला के बात यह है कि डिमोनेटाइजेशन से पहले या बाद क्या देश की आमदनी बढ़ी? समस्या ये है, पैसा उतना ही है। ये बात अलग है कि कोई ब्लैक था, कोई व्हाइट था, कोई कुर्सी के ऊपर था, कोई नीचे था, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सरकार का दावा, डाइवर्ट मत करिए। सरकार का जो दावा था विजय सरदाना जी जीएसटी को लेकर कि ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स है वो सरकार के खजाने में आएगा, लेकिन वहां भी सरकार जीएसटी, मैं आपसे क्या बोल, अब मेरे को एक बात बताइए, क्या जीएसटी आने के बाद आमदनी बढ़ी या नहीं? जो पहले बिल के बगैर काम होता था, आज आप बिल इशू कर रहे हैं या नहीं? निश्चित रूप से आमदनी बढ़ी है, लेकिन समस्या यह है कि जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए थी उस रफ्तार से हमने नहीं बढ़ने दी, चाहे कारण कोई भी हो। लेकिन हमने दूसरी तरफ जो अब आज इस देश में 3 से 5% लोग टैक्स देते हैं, 95% उस 5% लोगों के पैसे से सब कुछ फ्री चाहते हैं। क्या यह हो सकता है? सच्चाई को समझने की हम कोशिश क्यों नहीं करते इस देश में? हमें पॉलिटिशियन बहकाते हैं और हम उनके पीछे झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। संजय जी जल्दी से गुमराह कर रहे हैं। जी ये हमारे मित्र है, ये गुमराह कर रहे हैं। ठीक है संजय, जल्दी से जो कह रहे हैं 5% लोग टैक्स भरते हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। देश के सब नागरिक इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं। जो भी मैं साबुत की टिकिया भी लूंगा तो मैं इस पर टैक्स भर रहा हूं। मैं अगर चीनी ले रहा हूं तो मैं टैक्स भर रहा हूं। तो आप ये बीजेपी के प्रॉक्सी प्रवक्ता जो है वो गुमराह कर रहे हैं। भरोसा करती है ये जो बोल रहे हैं कि 5 से 6% लोग टैक्स भरते हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बेकार है। इनडायरेक्ट टैक्स हर नागरिक इनडायरेक्ट टैक्स भर रहा है। जो 50 लाख का धनिया बेच के 50 करोड़ जैसा कमा लेते हैं, वो इस देश के किसान को पता हो जाए, इतना इस सरकार से दिलवा दीजिए इस बजट के अंदर। बिल्कुल ठीक है जैदी साहब मुझे ब्रेक पर जाना है। जैदी साहब मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद इस इशू पर आएंगे। जैदी साहब जो बात विजय सरदाना ने छोड़ी है उसी पर लौट कर आएंगे। छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम ये भी समझेंगे कि अबूरी बजट जो आने वाला है, क्या आवाम को इससे राहत मिलेगी चुनाव से पहले? क्या ये तो कल पार्लियामेंट में अबूरी बजट पेश किया जाएगा। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले का, ठीक पहले का ये बजट है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ये वाकई में अबूरी बजट होगा या मुकम्मल बजट होगा, और क्या इस बजट में आवाम के लिए लुभावने वादे किए जा सकते हैं? इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन कुमार जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा ब्रेक के बाद कि बजट पर बजट आते हैं, लेकिन किसान जो मुल्क का है, जो अन्नदाता है, वो हमेशा परेशान का परेशान ही रहता है। अबू भाई, मैं ये कह रहा था कि हमारे साथ इस डिबेट में 4 ऐसे लोग हैं अलग अलग दल के, जो हमारे खिलाफ जिन्होंने बात करनी है, हमारे विरोधी दल के हैं। जब वो सब सवाल कर लेते तो उनका जवाब भी अगर एक के बाद एक ले ले तो कम से कम आपके व्यूअर्स को पता चले कि वो क्या बोल रहे हैं और हम सरकार से जो सवाल है उसका जवाब क्या है। नहीं, ठीक है। मैं आपको किसान की बात करता हूं। आप जिस प्रकार से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी, उसको कांग्रेस ने 10 साल तक बस्ते में ठंडे डाल दिया, लागू नहीं किया। किसान के बारे में सोचा नहीं कि कैसे उसको सॉइल कार्ड मिलना चाहिए, कैसे उसको किसान फसल बीमा मिलना चाहिए, कैसे उसको एमएसपी का 1.5 गुना या 2 गुना मिलना चाहिए। कैसे आपकी सरकार ने क्या सोचा हो सके, कैसे इन 4.5 सालों में मौजूदा सरकार ने, नवीन जी, क्या सोचा? लेकिन हमने जो कांग्रेस को रो रहे हो, कभी पंडित नेहरू को रोते हो, कभी मनमोहन सिंह को रोते हो। मुझे बोलने तो दो। एक्सपोज हो रहे हो। अरे सुनो भैया, रो तो आप रहे हो, हम नहीं रो रहे। सुनो, पेशेंस। कान में चमेली का तेल डाल के मत आया करो, सुना करो मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, रोज आप जवाब दे ही होगी। हमने ये सब किया। अच्छे दिन कहाँ हैं, 15 लाख कहाँ हैं, 10 करोड़ नौकरी कहाँ है। रिपोर्ट को भी लेकर
हमने, अरे भैया अब देखो बीच में कौन बोला अबू भाई, ये सवाल करके ये पत्थर फेंकते हैं और भाग जाते हैं, और ये सुनना नहीं चाहते इसलिए क्योंकि उनको मालूम है इनकी पोल खुल जाएगी। नहीं, आपके कान में जनता 2019 में पौधे का तेल डाल देगी भाई, चिंता मत करो। सुनो, अरे पोल तो आप, अरे सुनना, वो तो आपके पड़ेगा। पोल तो आपकी खुल गई है। ठीक है नवीन, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। आपको लेना चाहिए ना नवीन आपकी बात पर मुझे सबका रिएक्शन लेना है, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। अरे नवीन जी, आप इलेक्शन का भाषण मत दीजिए। बिल्कुल, मैंने आप इलेक्शन का भाषण मत दीजिए नवीन जी। बीच में जब ये लोग भाषण देते तब दिक्कत आ जाती है। मेरा कहना यह है कि किसानों की स्वामीनाथन कमेटी को भारतीय जनता पार्टी एनडीए आपने 4.5 साल में क्या किया उसका जवाब विषय A2 और C2 उसको छोड़ करके बाकी सब आप किसी को बात नहीं करने देंगे, हम भी आपको बात नहीं करने देंगे। ये फसल का 1.5 गुना मिलना चाहिए, नीम कोटेड यूरिया मिलना चाहिए, और उसके अलावा आज आने के बाद किसानों की जो नवीन जी 4.5 साल में आपकी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? कीमत कम कर दी। किसानों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया है 4.5 साल में? भैया हमने किसानों के लिए यूरिया पूरा नीम कोटेड है, जो पहले राशन कार्ड पे मिलता था, सबको फ्री मिलता है। दूसरा, किसानों की फसल बीमा योजना सरकार ने लागू करी। किसानों को सॉइल कार्ड देने का, जिसका स्वावलंबी बनाने का वो किया। फसल पहले से ज्यादा पैदावार हो, इसके लिए सही बीज, सही खाद मिल सके, वो सरकार ने इसकी व्यवस्था करी। सरकार ने इतना कुछ किया, फिर भी किसान परेशान है। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, जो स्कीमें, जो योजनाएं, इसलिए है जो योजनाएं गिना रहे हैं नवीन जी, कर्जे माफ कितनी सच्चाई है इसमें? और चवन्नी माफ किसान आज भी परेशान है, कर दी, और करने के बाद किसानों को गेहूं की एमएसपी भी कम कर दी। ठीक है नवीन जी, आपकी बात हो गई, मैं कराऊंगा आपके पास। और उसके बाद ये स्थिति है हुरैरा जी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि जो सारे वादे मोदी जी ने किए थे, जुमले दिए थे, कहा स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, किसानों का हम कर देंगे एमएसपी, लागत प्लस 50%, आयुष्मान भारत और तमाम बातें, सारी चीजें कंप्लीटली फ्लॉप हो गई। और अगर इतनी सक्सेसफुल हुई तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को जोर जोर से चीख के क्यों कहना पड़ रहा है? जैसे मिसाल के तौर पे 10 साल का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार का एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 3.9% था, इनका 4 साल का हो गया 1.9%। 1.9%। इन्होंने कहा कि हम साहब लागत प्लस 50% देंगे हर फसल पे, और वो एमएसपी होगा। जैसे धान की फसल की लागत हुई 1484, उस पे 50% जोड़ दे तो बन गए 2226, लेकिन दिया 17-18 में इन्होंने 1550। तो 676 रुपए जो वादा किया था वो ठगी कर दी किसानों के साथ, और लूट लिया। ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर, मूंग, मेरे पास सारी लिस्ट है जो इन्होंने दिया है। तो किसानों के साथ जितना बड़ा धोखा किया, और जब उन्होंने एहतजाज किया मंदसौर में मध्य प्रदेश में, तो उनके सीने पे गोली चला दी। जाएंगे ये जवाब दें कि 6 किसानों को जो इन्होंने मारा, जो शहीद हो गए, जिस तरह दलित और मुसलमानों को जलील किया, जिस तरह आरबीआई को डिमीन किया, डेनिग्रेट किया और डेसिमेट किया, उसका सबका सवाल नवीन जी आता हूं, सलमान जी आपकी बात हो गई। जैदी साहब, क्या वाकई में इन 4.5 सालों अबू भाई इन राष्ट्रीय चैनल बैठकर किस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे? नहीं नवीन जी, हिंदुस्तानी से वाले लोग किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं? इस देश के लोगों को जलील करने वाले ये लोग, नवीन जी मैं आ रहा हूं, नवीन जी देखिए करने वाले ये लोग, नवीन जी इसमें कोई बुरी बात नहीं। नवीन जी 4.5 साल आपकी सरकार के हो गए, हिसाब का वक्त आया है, अब हिसाब का वक्त आया नवीन जी, उस पर परेशान मत होइए। अमीर हैदर जैदी साहब, मैं पूरा मौका दूंगा नवीन जी, मैं पूरा मौका आपको दूंगा। नवीन जी पूरा मौका आपको दिया जाएगा, नवीन जी पूरा मौका दिया जाएगा। अबू हुरैरा साहब जी, इंडिया और भारत का अंतर मैं आपको बताता हूं। इंडिया और भारत का अंतर मैं आपको स्पष्ट करता हुआ इंसान का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा जो सड़क पे घूमता है। इंडिया के कुत्ता, यानी कि दिल्ली का जो गली में घूमने वाला कुत्ता है, अगर उसे आप रोटी डालेंगे तो वो रोटी नहीं खाएगा, उसे बिस्किट चाहिए। और गांव का गली के कुत्ते को अगर रोटी डालेंगे वो तो झपट के खाएगा। ये इंडिया और भारत का अंतर जानवरों में नजर आता है, जो शहरी जानवर है और जो देहात का जानवर है, बस उसे ही इंसानों में अंतर तब्दील कर लीजिए। मसला यह है कि इन्होंने किसानों को फसल कुछ नहीं दिया,
लेकिन किसानों की फसल को आवारा पशुओं के हवाले जरूर किया है। एक बार पूछा अब किसानों की फसल आवारा पशुओं के हवाले है, क्यों नहीं किया आप लोगों ने? मसला यह है कि और ये पूछा आपने कि राष्ट्रपति के आज अभिभाषण हुआ, पूछा आपने? एक मिनट सुनिए यार, सुनिए। राष्ट्रपति के आज अभिभाषण हुआ, राष्ट्रपति अरे पूछो अभिभाषण में आर्थिक मुद्दों पर अगर एक शब्द कहा गया हो तो मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे भी प्रतिक्रिया दूं, आर्थिक में बात करूं। लेकिन अमीर हैदर जैदी साहब, अमीर हैदर जैदी साहब, ठीक है, प्रवक्ता से अमीर हैदर जैदी साहब यहाँ पर देखिए, किसानों की जब किसानों की बात होती है तो सिर्फ पिछले 4.5 साल का हिसाब मत लीजिए। जैदी साहब, किसानों की जो हालत है उसके लिए क्या सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है? उससे पहले की सरकारें जिम्मेदार नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, भारत और इंडिया का मैंने अंतर बताया, लेकिन अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण में आर्थिक मुद्दे पर कोई बात होती, ठीक है, सुलेमान साहब की कुछ तबीयत नासाज है, बिल्कुल वो जाना चाहता है। मैं मांग और सप्लाई भी बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान मोहम्मद। कभी कांग्रेस से पूछने की हिम्मत, लेकिन मसला ये है कि सवाल ये बनता है, बार-बार मैं कह रहा हूं, पूछने की हिम्मत थी आपकी कि भाई आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करी? हिम्मत नहीं थी आपकी औकात पूछने की, और आपको आज इस देश की जनता बताएगी सवाल ये बनता है कि सही औकात क्या है। क्या बात करते हैं आप लोग? ठीक है संजय जी, मैं संजय जी देखिए नवीन जी मध्य प्रदेश से, नवीन जी, कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्यों कम कर दिया, गेहूं की कीमत क्यों कम कर दी, धान की सरकारी एमएसपी क्यों कम करी? क्यों नहीं पूछ रहे ये वामपंथी दल के लोग कांग्रेस से? और इन्होंने पहले क्यों नहीं पूछा कांग्रेस से कि स्वामीनाथन देखिए, जब किसानों का मसला होगा तो सवाल सबसे होगा नवीन जी, क्या सवाल सबसे होगा? आजादी के बाद से ही किसान परेशान है, आजादी के बाद से ही किसान परेशान है, सिर्फ वादे किए जाते हैं किसानों से। संजय जी, क्योंकि किसानों की जब बारी आती है, अब ये कहा जा रहा है कि जो अंतरिम बजट आ रहा है इसमें किसानों के लिए सरकार किसी बड़े पैकेज का ऐलान कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों 5 राज्यों में या कांग्रेस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया और किसानों का कर्ज माफ किया गया, ऐसे में लग रहा है कि सरकार बड़े पैकेज का किसानों के लिए ऐलान कर सकती है। अबू भाई झूठ बोल रहे, अबू भाई आप गलत बोल रहे, किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। किसानों के कर्ज माफ करने के लिए कहा गया मार्च 2019 के बाद होगा, और 2019 से पहले किसान फसल बेच के सारा पैसा बैंक में जमा कराएगा। लेकिन ऐलान तो किया गया नवीन जी, आप ये कैसे नवीन जी ऐलान तो किया गया, इन 3 राज्यों में ऐलान तो हुआ। मैं वही कह रहा हूं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं वहां। अरे नवीन जी, ठीक है नवीन जी, अब सुन लीजिए, नवीन जी सुन लीजिए, नवीन जी बात तो करने दीजिए भाई, जरा इनका। अरे नवीन जी, ठीक है संजय जी, आप कंटिन्यू कीजिए जी। अरे अबू जी, हाँ, तो बात यह है, अभी आंकड़े बहुत दिए गए नवीन जी से, और बाकी सब प्रवक्ताओं ने भी अपना मत रखा है। मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा, कल अकाली दल के प्रवक्ता, उनके सांसद, उन्होंने कहा है कि किसानों की हालत बहुत खराब है, पंजाब में अगर किसानों के लिए कुछ करेगी नहीं केंद्र सरकार तो हम सरकार का समर्थन वापस ले लेंगे, हम सरकार के साथ नहीं जा सकते। ये गुजराल जी ने कहा कल। पंजाब सरकार के झूठ मत बोलो हमारे बारे में, तो ये कहना चाहिए उनके सहयोगी पक्ष अगर उन पे सवाल या निशान उठाते हैं तो ये किस बयान पे ये सब बात कर रहे हैं? किसानों के कर्जे माफ नहीं किए, किसान पंजाब के अंदर खुशहाल होने के बाद आत्महत्या कर रहा है। पंजाब के किसानों को यूरिया पहले से जो नीम को नहीं मिल रहा, इसलिए पंजाब सरकार को नवीन कुमार जी, आप पंजाब की मिसाल मत लीजिए, नवीन कुमार जी आप तेलंगाना की मिसाल ले लीजिए। नवीन कुमार जी, अगर कहीं पर किसी रियासत में तेलंगाना के किसानों के लिए अच्छी स्कीम है तो उसे सरकार क्यों नहीं देखती है? तेलंगाना सरकार बहुत अच्छा काम किसानों के लिए कर रही है, पर हेक्टेयर 4,000 रुपए पर किसान दे रही है तेलंगाना की सरकार उसे भी तो देखिए केंद्र सरकार। हाँ, मेरा ये कहना
बिल्कुल। अरे ये तो सूट-बूट की सरकार है, ये तो एनपीए माफ करेंगे, ये किसानों का कर्जा माफी नहीं कर सकते। अमित शाह जी ने क्या कहा था, किसानों का कर्जा आप माफ नहीं करेंगे, उद्योगपतियों का कर्जा माफ करेंगे। 3.5 लाख करोड़ रुपया इसी बीजेपी ने माफ किया है ना, इनके कॉर्पोरेट मित्रों का। गठबंधन के जो सहयोगी हैं, इनके अपने गठबंधन के लोग उसको क्यों नहीं लागू कर रहे अपने राज्यों में? क्या कारण है, क्यों नहीं लागू कर रहे? महागठबंधन के साथी अपनी सरकार के अपने सहयोगी की स्कीम क्यों नहीं लागू कर रहे? आप हमसे पूछ रहे हो, उनसे पूछो ना। एक तरफ कदम साथ में कदम लेकर के चलेंगे और दूसरे लागू नहीं कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, मैं आबिद रसूल खान साहब के पास जाना चाहूंगा। आबिद रसूल खान साहब जवाब दीजिए। आबिद रसूल खान साहब, संजय जी आपकी बात अब कंप्लीट हो गई। संजय जी बात कंप्लीट हो गई। मैं आबिद रसूल खान साहब, अब कल का जो बजट आने वाला है, क्योंकि केसीआर साहब हो या नायडू जी हो, साउथ में जो भी हुकूमतें हैं, रियासती हुकूमतें हैं, वो एक तरह से नाराज रहती हैं। इससे पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था, कितनी उम्मीद आपकी सरकार को है कि इस बजट से क्या वाकई में कुछ साउथ की रियासतों का भला होगा? देखिए, गुज़िश्ता 3 साल से, जब से तेलंगाना 4 साल से अलग हुआ है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वादे किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, वो पूरे किए जाए। आज तक वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि किसानों के लिए जो तेलंगाना हुकूमत की है, और गुज़िश्ता सिर्फ 7 महीने में हम 7 लाख किसान का डेटा एनालाइज करके उनके बैंक को डायरेक्ट ट्रांसफर 8,000 रुपए किए हैं, 4-4 हज़ार 2 बार, 14,000 करोड़ में, और साथ ही साथ उनको 5 लाख का इंश्योरेंस दिए हैं। मैं समझता हूं कि एक रिकॉर्ड इन इटसेल्फ है कि 7 महीने में हम ये काम पूरा करे हैं बगैर जीरो लीकेज के। साथ ही साथ हम 25,000 करोड़ रुपए से जो इरिगेशन फैसिलिटीज करे हैं आज अरे यार तुम खामोश बैठो, तुम हर एक के बीच में बात करते हो, खामोश बैठो। हाँ, दूसरी जो हम इरिगेशन का करे हैं, इसमें हमारे पास जो ड्रॉट एरिया है वहां पे सेकंड क्रॉप आ रही है। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जब हुकूमत कुछ करना चाहती है तो अरे यार आपका माइक ही बंद कर देना चाहिए, आप तो काबिल नहीं है डिबेट बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं विजय सरदाना के पास जाऊंगा, बजट पर उनसे मुझे बात करनी है। देखिए मैं 2 मिनट मैं आपको कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद आप मुझे बहुत मौका दिया और मैं किसी के बीच में बात नहीं करता हूं। तो यहां पे जो प्रोग्राम्स हम किए हैं, ये प्रोग्राम्स को लेकर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, अगर कुछ ऐसा काम करती थी तो आज मुल्क के हालात अलग होते थे। आप कांग्रेस की हुकूमत 60 साल रहने के बाद आज ये स्लोगन लाती है गरीबी हटाओ, तो मैं ये समझता हूं कि हम 4 साल में गरीबी हटा चुके हैं 5 साल में, और ये 60 साल में गरीबी नहीं हटाकर आज स्लोगन लेकर आते हैं। तो ये जो दोनों पार्टियां हैं सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं, एक पॉपुलर स्कीम लाते हैं और उसका बजट नहीं देते हैं, और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट बजट के टाइम एक पॉपुलर स्कीम लेके आते हैं। तो बीजेपी ने भी यही किया। आज फार्मर्स की हालत बड़ी खराब है, और गुजराल और अकाली दल इनसे अपना रिश्ता तोड़ने वाले हैं, और शिवसेना भी इस बारे में काफी नाराज है। सरदाना जी, कल के बजट में नवीन जी, मैं आपके पास आता हूं जरा। सरदाना जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। विजय सरदाना जी, कल का जो अंतरिम बजट आने वाला है, लोग बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं कि चुनाव से पहले का बजट है, हो सकता है कुछ बहुत लुभावने वादे किए जाएं। जो कंडीशन मुल्क की है, जो हालात हैं, ऐसे में कल के बजट को कैसे आप देखते हैं? देखिए, जब आपकी तिजोरी खाली हो तो आप सिर्फ आश्वासन ही दे सकते हो ना। समस्या ये है इस देश में, मैं इतनी देर से जो डिबेट देख रहा हूं, एक भी पॉलिटिकल पार्टी का ये कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं है कि इस देश में इनकम कैसे बढ़ाई जाए, सिर्फ खर्चे कैसे बढ़ाए जाए इसी की लिस्ट आ रही है। एक भी सजेशन ये नहीं है कि इस देश की आमदनी कैसे बढ़े। सही। जहां तक बात है किसानों के मुद्दे की, आपने जो कहा, तो कौन ऐसी पार्टी है जिसने किसानों के लिए काम किया? बिल्कुल। आज अगर किसान दुखी है तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है। आज किसान बिचौलियों के भरोसे है, सब पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं, लेकिन एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने यहां पे जो मंडियां हैं उनमें आधी दुकानें किसानों के नाम या किसान संस्थाओं के नाम पे क्यों नहीं करी? सरदाना जी, किसान अगर ये इतना किसानों के लिए, देखिए मैं वही आ रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। सरदाना जी, इस सरकार में पहले से किसान तो परेशान है आजादी के बाद से लगातार। 4.5 सालों में किसान के साथ जो कुछ हुआ वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन क्या लगता है जो कंडीशन किसानों की है या जो चुनावी मूड है, ऐसे में क्या सरकार किसानों के लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान कल कर सकती है?
अरे भाई पैकेज का आप ऐलान कर दीजिए, आप एमएसपी को C2 प्लस 50% कर दीजिए। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि साहब जो धान का रेट है वो 17 या 14 रुपए नहीं 22 रुपए होना चाहिए था। मैं कह रहा हूं 22 क्यों, आप 50 रुपए कर दीजिए। आप बेचोगे किसको? आपके देश में आधी जनता जो कंज्यूमर है वो भी गरीब है, क्या वो 50 रुपए का धान खा लेगा? फिर आप कहोगे जी फूड सब्सिडी बढ़ा दो, एक तरफ किसान की सब्सिडी बढ़ा दो, फिर 50 रुपए का जो धान है एमएसपी का उसको घटाने के लिए 2 रुपए किलो के लिए 48 रुपए किलो सब्सिडी दे दो। आप इकट्ठे बैठ के एक पूरे सिस्टम को समझते क्यों नहीं है कि अगर कोई उगा रहा है तो कोई खा भी रहा है। 50 रुपए में एक्सपोर्ट आप कर नहीं सकते, आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल मिल रहा है 20 रुपए, आप एमएसपी दोगे 25 रुपए। मैं एज ए दिल्ली का कंज्यूमर आयात करूंगा या 25 रुपए का महंगा चावल खरीदूंगा? आप थोड़ा सोच समझ के बात क्यों नहीं करना चाहते? इस देश में हर चीज राजनीति नहीं होती है। गुड इकोनॉमिक्स इज ए गुड पॉलिटिक्स, गुड पॉलिटिक्स इज नॉट ए गुड इकोनॉमिक्स। आप इस बेसिक को क्यों नहीं सीखना चाहते हैं राजनीतिक लोग? नहीं सरदारा जी, यही है इस देश की। सरदारा जी हम आपसे सीखना चाहते हैं, लेकिन उगाने वाला भूखा मरे और जो बनिया 100 रुपए किलो चावल बेचता है, अरे मैं वही तो कह रहा हूं, तिजोरी में मैं वही कह रहा हूं, ये बन जाता है। मैं वही कह रहा हूं, आप आधी दुकानें वो बनिया के पास देखिए, आपकी सवाल का जवाब है 14 रुपए किलो, मेरी बात अब जवाब 100 रुपए केजी चावल होगा। जवाब अंतर मुझे समझा दीजिए। मैं वही कह रहा हूं, आप आधी दुकानें किसानों को दे दीजिए, किसान खुद कंज्यूमर से डील करेगा। आपको बिचौलिया क्यों चाहिए? आप क्यों नहीं दुकानें देना चाहते? लेकिन सरदाना जी आप इतना तो मानते हैं, सरदाना जी सरदाना जी 10,000 रुपए पर एकड़ विजय सरदाना जी इंसेंटिव। अरे भैया आप किसान को मार्केटिंग में क्यों नहीं लाना चाहते? विजय सरदाना जी, विजय सरदाना जी उगा लेकिन कमाने के लिए मैं बिचौलिए रखुंगा, ये कौन सा तरीका? विजय सरदाना जी लेकिन तो आप मानते हैं विजय सरदाना जी, विजय सरदाना जी, विजय सरदाना जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। विजय सरदाना जी आप बहस कर रहे हैं, मेरी बात को विजय सरदाना जी आप सुनना नहीं चाह रहे जी। विजय सरदाना जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप मानते हैं कि सरकार की तिजोरी खाली है, लेकिन सिर्फ सियासत के लिए, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, अपनी सरकार लाने के लिए सरकार बड़े बड़े वादे फिर भी करती है। सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग, आप में से कोई जवाब नहीं दे रहा, सवाल पे सवाल कर रहे हो। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। नहीं मैं जो सवाल कर रहा हूं किया हुआ है आपने सरदाना जी, आपने क्यों नहीं मंडियों की दुकानें किसानों की संस्थाओं को दी आज तक? सरदाना जी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्टों की सरकार है केंद्र में। अरे भैया तो मैं सरदाना जी यही बात कही जा रही है कि किसानों की हालत के लिए सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं। आप जाके देखिए सरदाना जी, मेरा सिर्फ सवाल इतना है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है जैदी साहब मैं एक सवाल और जोड़ना चाह रहा हूँ इसमें। कम्युनिस्ट जैदी साहब कर रहे हैं, करना सरदाना जी ये सिर्फ बातें हो रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है। ठीक है सरदाना जी, मैं सिर्फ एक सवाल जोड़ना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि भाई तिजोरी खाली है सरकार की, लेकिन सिर्फ अपनी सरकार चमकाने के लिए सरकार बड़े बड़े वादे करती है, अपनी सियासत चमकाने के लिए। देश को लूट के ले जाने वाले आज बात करेंगे। सरदाना जी, तिजोरी सरकार की खाली है, लेकिन मजबूरी है सरकार की बड़े बड़े वादे करना। भाई राजनीति का काम क्या है? आपको वोट बटोरने, इस देश की जनता को आपको समझबाग दिखाने। ठीक है, नवीन जी आखिरी कमेंट आपसे लेंगे। नवीन कुमार जी वही करेंगी। नवीन कुमार जी लॉलीपॉप दिखा के वोट लेना है सरदार, यही हो रहा है। नवीन कुमार जी, क्या वाकई में कल का बजट भी लॉलीपॉप वाला बजट होगा? सरदाना जी आप ये तो बताइए, नवीन कुमार जी, एक स्टेचू बनवाने के लिए कितने करोड़ रुपया? देखिए अबू भाई बहुत स्पष्ट है, मैं वही कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार संविधान में चाहे संशोधन करना हो उसके बाद पास करती हो, या फिर किसानों के लिए किसी के लिए पहले इनकम की व्यवस्था करने के बाद खर्च की बात करती हो। पोलियो वैक्सीन लगाने के लिए 280 करोड़ रुपया नहीं है। बच्चों की जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में और इसी प्रकार से कर्नाटक में का, इसी प्रकार से पंजाब में का किसान आत्महत्या कर रहा है। अब ये तो कल देखना है से क्या कुछ निकलता है। वाकई में आवाम के लिए लुभाने वाला बजट होगा, आवाम को राहत देने वाला बजट होगा। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कल के बजट में आखिर हो
होता क्या है आवाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जैदी साहब, विजय सरदाना जी, सुलेमान मोहम्मद खान साहब बीच से ही उठ के चले गए थे, नवीन कुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आबिद रसूल खान साहब, संजय तटकरे जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।